एक बार सोच के देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, और कोई तीसरा है जो आप पर हर वक्त नजरें गड़ाए हुए है, जो नहीं चाहता कि आप साथ रहें। और ये तीसरा जो है वो सालों पहले मार दिया गया है। फिर एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी खुशी को नजर लग जाएगी। तो अब कहानी तस्नीमा की जुबानी सुनते हैं। तस्नीमा कहती है कि मेरी शादी जब हुई थी तब मुझे पता चला कि मेरे पति के साथ कुछ मसले हैं जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। तो हुआ ये कि एक रात जब मैं सो रही थी, आधी रात के वक्त मुझे प्यास लगने लगी। मैं उठी पानी पीने के लिए और मैंने देखा कि मेरे पति मेरे साथ नहीं है, वो बेड पर नहीं थे। मुझे लगा कि शायद वॉशरूम में हो, पर देखा तो वहां भी नहीं। बाहर जाके देखा तो बाहर भी कोई नहीं। अच्छा होता यह था कि रात को सोने से पहले हम घर के मेन गेट के अंदर, जो मेन गेट था अंदर से, वहां पे ताला लगा दिया करते थे। मैंने देखा तो वहां भी ताला लगा हुआ था और अब मैं थोड़ा घबरा गई कि कहाँ चले गए। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक बार ऊपर के कमरे में भी देखा हूं। ऊपर एक कमरा बनाया हुआ था जिसमें बेड लगा हुआ है, और जब कभी कोई आता है तो उसके सोने का इंतजाम भी वहीं हो जाया करता था। उस कमरे को एज ए स्टोर रूम भी इस्तेमाल किया करते थे। मैं धीरे धीरे ऊपर जाती हूँ। ऊपर जाती हूँ तो देखती हूँ कि ऊपर के कमरे की लाइट जली हुई है और मुझे वहां से किसी के बातें करने की आवाज आ रही है। मुझे वो सुन के थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि एक आवाज मेरे पति की थी और एक आवाज किसी लड़की की लग रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी रात को मेरे पति किस लड़की से बातें कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हमारे घर में कोई मेहमान था, ना कोई लड़की आई थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और मेरे पति एकदम से उठ के खड़े हो गए और मुझे देख थोड़ा घबरा गए। मैंने सीधा उनसे पूछा कि आप किससे बातें कर रहे थे? तो वो कहने लगे कि कोई भी तो नहीं है, मैं किसी से बातें नहीं कर रहा था, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अभी तो मैंने खुद सुनी कोई लड़की की आवाज थी वो। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है। और मैंने वाकई में वहां पे सारी जगह देख लिया, सारी जगह ढूंढ लिया, वहां पे कोई लड़की नहीं थी। फिर उन्होंने मुझसे थोड़ी यूं ही बातें की और मुझे नीचे लेके आ गए। पर मेरे मन में अब कहीं ना कहीं ये शक बैठ गया था कि कोई तो है। पर जब मैंने देखा तो वहां पे सच में कोई लड़की नहीं थी। हम नीचे आ गए और आके सो गए। फिर अगली रात मुझे लगा कि जब तक ये नहीं सोते तब तक मैं भी नहीं सोऊंगी आज। हम बातें करते रहे, पर मैं देख रही थी वो काफी बेचैन से लग रहे थे और मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम सो जाओ, मुझे सुबह काम पर भी जाना है, जल्दी उठना है। पर मैं फिर भी उनसे बातें करती रही और थोड़ी देर में वो बात करते करते सो गए। उसके बाद मैं भी सो गई। सोए हुए थोड़ी देर हुई ही थी कि मुझे एक आवाज सी आई, जैसे ऊपर से नीचे कोई सीढ़ियों से आ रहा है। मेरे कमरे के दरवाजे तक वो आवाज आई है मुझे। कोई आके रुका है और मेरे कमरे का दरवाजा खोला। मैंने देखा तो मुझे लगा कि कोई आया है और वो अंधेरे में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की है। और वो लड़की सीधा मेरे पति के पास आई, उसने उनको उठाया और वो उठ के उसके साथ साथ सीधा ऊपर चले गए, ऊपर कमरे में। मुझे ये बहुत अजीब लगा और सच कहूं तो बहुत ज्यादा मैं डर भी गई थी कि कौन थी ये। मेरी हालत ये थी कि मैं ना बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी। उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझ में थोड़ी हिम्मत सी आई। मैं उठी और डरते डरते ऊपर की तरफ जाने लगी। वहां जाके मैंने सुना कि बातें करने की आवाजें आ रही हैं और लड़की की आवाज भी आ रही है। इस बार मैंने झट से दरवाजा खोला, देखा तो वहां फिर से कोई नहीं। मेरे पति वहां अकेले बैठे थे। मैंने फिर पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हो? तो उन्होंने फिर मुझे वैसे ही घुमाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम हुआ होगा तुम्हें। वो बातों में उलझाए मुझे नीचे लेके आ गए
कमरे में आके हम दोनों सो जाते हैं। इसके अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस जाते हैं, मैं घर का काम काज करके थोड़ा रेस्ट मोड में आती हूँ। फिर मुझे लगता है कि क्यों ना आज ऊपर के कमरे की भी सफाई कर ली जाए। मैं अपने साथ सफाई का सामान लेके जाती हूँ। कमरे का दरवाजा खोलती हूँ और सामने देखती हूँ बेड पर एक खूबसूरत सी लड़की सो रही थी। मेरे दरवाजा खोलते ही वो उठ के बैठ जाती है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। मैं उसे रोकना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, पर नहीं बोल पा रही थी। मैं सोचती हूँ कि उससे बात करूं, पूछूं कि वो यहाँ क्या कर रही है, कौन है। इतने में वो लड़की वहां से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद तो मैं और भी ज्यादा घबरा गई कि क्या चक्कर है। मैं वापस नीचे आ जाती हूँ। मुझसे एक काम भी नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी हालत भी खराब हो जाती है, परेशान सी रहने लगती हूँ। मेरे अंदर खौफ भी था और एक गुस्सा भी कि मेरा पति मुझसे क्या छुपा रहा है। खैर, मैं शाम का इंतजार करती हूँ। वो काम से घर वापस आते हैं और मेरी हालत देख के वो भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ मुझे। मैंने कहा कि आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। वो आते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं, तुम ठीक हो? मैंने उनसे सीधा कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ और आप मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है। आज मैंने उस लड़की को देख लिया है। आप रोज रोज मुझसे झूठ बोलते हो कि ऊपर कमरे में कोई लड़की नहीं है, कोई लड़की नहीं है। आज मैं ऊपर गई थी सफाई करने, तो मैंने खुद उस लड़की को देखा वहां पे। ये बात सुनने के बाद उनकी हालत खराब हो गई। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। पर मैंने जिद की और बार बार पूछा कि वो लड़की कौन है, कौन है। तब उन्होंने कहा कि यही नहीं चाहता था कि तुम उसे देखो, पर तुम जिद कर रही हो। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो लड़की खुद तुम्हारे सामने आ गई। तब मैंने पूछा, ये लड़की कौन है आखिर, हमारे घर में क्या कर रही है, उसके साथ तुम ऊपर क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। हम बैठे और उन्होंने बताया कि शादी से पहले जब मेरे पास कोई काम नहीं था, तब मुझे एक फैक्ट्री के बारे में पता चला जहां नाइट शिफ्ट का काम था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। लेकिन जब मैं नौकरी के लिए जा रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि वहां एक लड़की की रूह है। रात में कोई भी वहां काम करने के लिए नहीं रुकता। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था कभी भी। खामखा लोग अफवाह फैलाते हैं। सैलरी अच्छी है तो मैं वहां काम करने चला गया। वहां का काम भी कोई ज्यादा मेहनत वाला नहीं था। मशीनें देखनी होती थी कि ठीक से चल रही हैं कि नहीं। अब रात के वक्त जब मैं वो सब काम देख रहा था तो आधी रात को ऐसे लगा जैसे फैक्ट्री के अंदर कोई है। मैंने गौर से देखा तो मुझे एक लड़की की झलक नजर आई। मैं जब उसके पास जाने लगा तब तक वो वहां से जा चुकी थी। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम होगा। वो रात जैसे तैसे बीती। दूसरी रात जब मैं काम पे आया तो उसी टाइम आधी रात के वक्त मुझे फिर से वहां कोई लड़की नजर आई अंदर फैक्ट्री में। तब मैंने देखा कि वो लड़की मुझे देख रही थी। वो देखते ही मैं खौफ ज़दा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था इस बात से। मैंने फटाफट मशीनें बंद की, फैक्ट्री में ताला लगाया और तभी मालिक के घर पहुंचा। मैंने उन्हें चाबियां थमाई और कहा कि भाई मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। 2 रातों से वहां मुझे वो लड़की दिखाई दे रही है। मालिक ने कहा कि देखो तुम अपना काम करो, वो एक लड़की की आत्मा है। वो किसी को कुछ नहीं कहती, बस वहीं भटकती रहती है। तुम अपना काम से काम रखो और सैलरी भी तो अच्छी दे रही है ना तुम्हें, बाकी देख लो तुम्हारी मर्जी। उस रात मैं घर आता हूं और सोचता हूं कि वाकई में उस लड़की ने मुझे कुछ भी तो नहीं कहा। काम भी इतना मेहनत वाला नहीं है, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं और तो कोई काम मुझे मिल भी नहीं रहा। तो अगले दिन मैंने मालिक से बात की और रात को मैं वापस से ड्यूटी पर आ गया। 2-3 रात मेरे साथ यही होता रहा। एक रात जब मैं बैठे बैठे झपकी ले रहा था तो मेरी नजर सामने पड़ी। देखा तो फैक्ट्री के गेट के सामने वो लड़की खड़ी होके मुझे देख रही है, पर मैंने उससे नजरें नहीं मिलाई। मैं काम में लगा रहा।
पर मैंने उससे नजरें नहीं मिलाई। मैं काम में लगा रहा। मुझे लगा कि इग्नोर करता हूं और खुद ही चली जाएगी, पर यह मेरी गलतफहमी थी। थोड़ी देर में क्या देखता हूं कि वो लड़की कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और धीरे धीरे चल के आती है, मेरे पास आके बैठ जाती है। मेरे अंदर मालिक की कई बातें घूम रही थी कि वो किसी को कुछ नहीं करती, और ये तो अब मेरे सामने आ गई है। भगवान जाने अब क्या करेगी। मैं बैठे बैठे हिल तक नहीं पा रहा था और मेरे मुंह से आवाज ना निकले। तब उस लड़की ने कहा, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, डरो मत। मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, कौन हो तुम? तब वो बताती है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करती थी, और गांव वालों को जब हमारे प्यार के बारे में पता चला तो वो मुझे मार के यहीं दफना के चले गए। वो हमारे प्यार के खिलाफ थे। तब से मेरी रूह यहीं भटक रही है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुम बस मुझसे बातें करते रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब से हम बातें करने लगे और वक्त के साथ साथ वो मुझ में कुछ और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी। हमारी शादी के बाद वो गुस्से में हमारे घर तक आ गई। वो रोज मुझसे लड़ती है और कहती है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं और उसके साथ रहूं। ये बात मैं उसे रोज समझाता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम चली जाओ यहां से। उसने मुझे कई बार डराया भी कि तुम जानते नहीं मेरी ताकत को, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी, तुम्हारी बीवी को खत्म कर दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। मैंने अपने पति को कहा कि ये बात ज्यादा ना बढ़ जाए, तुम किसी मौलवी को इसके बारे में बताओ, वो ही पीछा छुड़वा सकते हैं अब तो। तब उन्होंने कहा कि कुछ सोचता हूं, तुम परेशान मत हो। इसके बाद रात के वक्त जब हम सो चुके थे तो मुझे फिर से आहट होती है कि कमरे में कोई सीढ़ियों से आ रहा है। मैं देखती हूं वही लड़की धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही है और मेरे पति को अपने साथ ले जाएगी। डर रही थी कि मैं अब क्या करूं। मेरी सांसें फूल चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुलता है और मैं जब उसे देखती हूं तो उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थी, और इस बार वो मेरे पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है कि तुम क्या सोचती हो, बच जाओगी? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मेरी ताकत का एहसास भी नहीं है तुम्हें। ये कह के वो वापस चली गई। मैं सारी रात डरती रही, सारी रात के अब क्या करूं, इसी सोच में सारी रात निकल गई। सुबह होती है, मेरे पति एक मौलवी को ले आते हैं। वो देखते हैं घर को अच्छे से। कुछ पढ़ रहे थे वो, और पूरे घर का चक्कर लगा रहे थे। ऊपर वाले कमरे में जाकर पढ़ते हैं तो एकदम से वो लड़की हमारे सामने आ जाती है। मौलवी साहब कहते हैं, तू फिर से आ गई? पहले भी तूने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। चली जा यहां से, चली जा, नहीं तो मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। वो लड़की गुस्से में कहती है, मैं जा रही हूँ, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा ना? और ये कह के वो गायब हो जाती है। मेरे पति और मैं, हम दोनों मौलवी की तरफ देखते हैं। पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि तू फिर आ गई? उन्होंने बताया कि मैंने इस लड़की को बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद करते देखा है। आसपास जहां भी मुझे बुलाया गया है वहां मैंने सबसे ज्यादा इसे पाया है। लेकिन अब तुम डरो मत, वो वापस नहीं आएगी। या आज के बाद अगर नजर आई तो मैं इसे कैद कर लूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे बीच कोई ऐसे तीसरा भी आएगा। इसके बाद हम कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाते हैं। मैं कुछ वक्त सुकून के साथ अपने पति के साथ बिताना चाहती थी। इस बात को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तब के बाद कभी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। तस्नीमा कहती है कि ऐसी कहानियों पर, ऐसी बातों पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी कहानियों पर कोई तब तक यकीन नहीं करता जब तक कि खुद के साथ ऐसा कुछ ना घट जाए। और तस्नीमा की बात से मैं भी एग्री करता हूं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ख्याल रखिए, जल्दी मिलता हूं।